नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम टीवी। आपसे फिर से एक बार रूबरू हुए हैं कोटखाई से। जिस तरह से चुनावी बिगल बज चुका है, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मैदान में उतरने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आप कैप्शन पढ़ पा रहे होंगे, जुब्बल कोटखाई से माकपा ने एक अपना प्रत्याशी पहली बार जुब्बल कोटखाई से मैदान में उतारा है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से लगभग पिछली बारी भी 3 लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से रोहित ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी थे और जबकि बीजेपी 4 प्रत्याशी थे, जबकि बीजेपी से नीलम सरेख व से जो जिनका चुनाव चिन्ह था चेतन बरागटा निर्दलीय लड़े हैं और साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार थी सुमन कदम। इस बारी माकपा ने अपना पहला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है जुब्बल कोटखाई से। आइए जानते हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। वो पहली दफा जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतरे हैं और जानेंगे, उनसे खास बातचीत करेंगे। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो शांगटा जी की तरफ भी दिखाएं। विश्वविद्यालय में एससीए का वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला और 1993 में फिर से छात्र समुदाय ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे शांता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, शायद साउंड प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही है, हम चेक करते हैं। अगर अब साउंड आ रही है तो कृपया अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको वॉइस आ रही है तो नीरज रेख जी साउंड आ रही है, धन्यवाद। शांता जी, हम अब दोबारा से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रीम को जो हम शुरुआती कर पाए शायद वो हमें लोग नहीं सुन पाए। हम दोबारा से स्ट्रीम को फिर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम थी। शांता जी, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले तो वैसे तो आप इस पे मोहताज नहीं है परिचय के, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। कांता जी, मैं विशाल शांगटा, वर्तमान में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ बड़ाल वार्ड से और मैं गांव भवाना और ग्राम पंचायत पुड़ा का रहने वाला हूं। जहां तक आपने पहले प्रश्न किया था कि आपका किस तरह से राजनीति में और शिक्षा कहां से हुई है, मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। मैंने जो है 10वीं की परीक्षा अपने उच्च विद्यालय पुड़ा से उत्तीर्ण करी है। उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज कोटखाई से बीए पास किया था और मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के साथ। उसके बाद जो है मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से वाणिज्य और अर्थशास्त्र में जो है स्नातकोत्तर की उपाधि ली थी। और जहां तक राजनीतिक जीवन का सवाल है, मैंने 16-17 साल की उम्र से एसएफआई के साथ रहते हुए छात्र संघर्षों को जो है नेतृत्व दिया है और उसी के मद्देनजर रखते हुए 1992 में मुझे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सेंट्रल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला और छात्र समुदाय ने फिर से मुझ पर विश्वास जताते हुए 1993 में मैं फिर से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और उसके बाद 94-95 में मैं फिर वापस आ चुका था कांता जी, और मैं यहाँ आकर निर्विरोध बीडीसी मेंबर भी बना हूँ और रौलक्यापुड़ा पंचायत का। और 1994 से लेकर 2004 तक शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि हमारी जो बेटियां थी, स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे,
आकर मैंने निःशुल्क जो है आदर्श विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना करी और यहाँ आकर जो है 10 से 12 साल जो है निःशुल्क जो है बच्चों को शिक्षा दी। खासतौर पर मेरी जो बेटियां थी जो दूर दराज के क्षेत्र में जा नहीं सकती थी, उनके लिए हमने एक स्कूल चलाया। यही मेरा एक परिचय है संक्षिप्त सा। जी देखिए, जिस तरह से विशाल शंकर जी ने बताया कि शुरू से छात्र राजनीति में रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एक एजुकेशन भी यहाँ पर बच्चों को फ्री दी गई है। निकेता जो इनका एक ये विद्यालय था उसके माध्यम से यहाँ पर फ्री शिक्षा बच्चों को दी गई है। साथ ही साथ अब जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से माकपा से ये अपने प्रत्याशी उतरे हैं और पहली दफा माकपा द्वारा यहाँ पर एक प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से ये अपना चुनाव लड़ना इस बारी जा रहे हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ ये पहले कई दफा छात्र राजनीति में बड़े पदों पर रहे हैं और आज हाल ही में आजकल जैसे इन्होंने बताया कि जिला परिषद के सदस्य भी हैं। आप जुब्बल कोटखाई की जो राजनीति है किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह जा रही है और किसकी तरफ लोगों का समर्थन इस बारी मिलने वाला है? देखिए, जहां तक जुब्बल कोटखाई का सवाल है, इतना भी सेब बहुल क्षेत्र है गंगा जी, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि आज के समय में सेब की कृषि और सेब की बागवानी पर बहुत संकट गहराया हुआ है। इस साल लोगों ने देखा, इससे पूर्व में भी देखा। अगर आप 2010 के साथ 2022 का आंकड़ा अगर आप मतलब उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो मुझे लगता है जो भाव या जो खर्चा 2010 में था, जो रेट 2010 में था, वो 2022 में आज वही है, लेकिन इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि जितना भी सेब बहुल क्षेत्र है, क्योंकि हम जो है लगभग 90% आदमी सेब के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा रोजगार हमारा जो सेब क्षेत्र देता है, इसके ऊपर एक जो खतरा मंडरा रहा है। तो आज जो सेब की राजनीति और जो सेब की बात करेगा, और सेब की बात करना ही नहीं, जो सेब को लेकर चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो, या जो सड़कों में उतर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि तब जो है हम हमारी सेब की जो खेती सुरक्षित रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि सड़कों पे उतरने की क्षमता निश्चित तौर पर हमारी है। हमने बड़े संघर्ष लड़े हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से 3 कृषि बिल जो आए थे, किसानों के खिलाफ आए थे, वो बिल जो है पास भी हो चुके थे राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी। उसके बाद लगातार किसान सड़कों में डटे रहे क्योंकि उनकी फसलों और नस्लों का सवाल था। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है हमारा भी ये फसलों और नस्लों का सवाल रहेगा। तो वो लगातार डटे रहे। उसमें 700 से 600 किसानों ने जो है अपनी शहादतें भी दी है, लेकिन बाद में सरकार को जो है वो रिपील करने पड़े, सारे कानून वापस लेने पड़े। मेरा ऐसा मानना है कि हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहेंगे और जो क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन, जो डाउन टोडन लोग हैं, जो दबा कुचला हुआ आदमी है, मेरा दलित वर्ग है, जो किसान है, शोषित है, उनके लिए सदैव सड़कों में हम उतरते रहेंगे। चाहे एनपीएस का मामला हो, चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला हो, चाहे मिड डे वर्कर्स का मामला हो, चाहे आपका जो है शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें। देखिए, आज की डेट में कैपिटेशन फी पर आधारित है सारा काम। जो शिक्षा है आम लोगों से बड़ी दूर होती जा रही है। जितना भी ये पैसे वाला शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए छात्रों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी है, मल्टी टास्क वर्कर्स है, अब रोजगार का कहीं साधन मुझे दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप उन आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी ठेकेदारों के हाथों में जो है शोषित करा रहे हैं। उनके लिए कोई पॉलिसी आए। जो मल्टी टास्क वर्कर है, जो 4500 रुपये में अभी लगा है, तो वो क्या हो पाएगा? मेरा समझना ये है कि रोजगार जो है लोगों के हाथ से छिन रहा है। जहां तक सवाल महंगाई का, आप देख ही रहे हैं, जो सिलेंडर आपका कोई 400 रुपये मिलता था वो आज 1100-1200 रुपये का हो गया है। जो तेल पेट्रोल आपका जो है 50 से 60 रुपये का था वो 90 से 100 रुपये तक पहुंच चुका है। जनता जो है त्रस्त है पूरी तरह से। जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, पूर्णतः जो है जो विकास का जो रास्ता है वो कुछ चंद घरानों की तरफ जा रहा है और आम जनता जो है उससे त्रस्त है। ऐसा मेरा मानना है। जी शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी आपने कुछ समय पहले आंदोलन किया था, बागवानों के लिए आंदोलन किया था और अदानी के बाद धरना प्रदर्शन भी किया था। वो कितना सफल रहा और उसमें बागवानों को कितना फायदा मिल पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े घराने कॉर्पोरेट हाउसेज हमारे यहाँ आए, हम उसका स्वागत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेड करने सब लोग आएंगे। अदानी पहले से लेकर आए हैं और वो आए, लेकिन जिस हिसाब से जो है अगर आप उनके भी उन चार्टर का कंपैरिजन करें, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो रेट, जो 15 रुपए का रेट जो हमें आज दे रहे हैं, वो आज से 3 से 4-5 साल पहले भी वो जो है उससे थोड़ा ज्यादा रेट दिया करते थे हमारे बी ग्रेड सेब का। और सेकेंडली क्या था कि जो हमारा हल्का जो सेब था, बी ग्रेड सेब था, वो किसान उसे अपने घरों को वापस ले जा सकता था। लेकिन अब क्या था कि जो सेब एक बार उनके यार्ड में पहुंच जाता था, उसे वो वापस नहीं देते हैं। सेकेंडली जो है, जो हमारा लार्ज मीडियम स्मॉल का जो साइज था, वो उन्होंने 5 mm डाया बढ़ा दिया था। डेफिनेटली वो जो हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल का सेब है वो आपका पित्तू में आ जाता है, जो स्मॉल का सेब है वो आपका जो एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाता है। तो किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। हमारा जो मेन था, हम इस बात को लेकर उन अदानी के बाहर गए थे कि एक तो जो है
आप हमारा जो ये जो सी क्लास सेब आप जिसे बोल रहे हैं, जिसको आप 15 रुपए में खरीद रहे हैं, इसे किसानों को वापस दो, जो किसान वापस ले जाना चाहता है मार्केट में बेचे। और 15 रुपए का रेट तो कोई वाजिब है ही नहीं। 2010 में भी अगर आप देखें तो उनका रेट जो है 15 रुपए नहीं था। और सेकेंडली जहां तक सवाल MM जो डाया उन्होंने 5 MM डाया बढ़ाया है, उसमें हमारा ऊंचा ग्रेड जा रहा था, तो किसानों को उसमें नुकसान हो रहा था। तो हम ये कहने के लिए अदानी के पास गए थे कि किसानों को जहां आप शोषित करोगे वहां हम आपका विरोध करेंगे। व्यापार की दृष्टि से आप करें व्यापार, ऐसा नहीं है, पर लेकिन किसानों को शोषित करने की दृष्टि से अगर आप व्यापार करेंगे तो आपका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है, विरोध जो है हमारा एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हुआ था, एक सांकेतिक धरना था। और अगर आप पिछला स्टडी करें, अगर आप डाटा निकालें पिछले जब से अदानी यहाँ आया है, पिछले 5 से 7 सालों के बीच में जब से भी अदानी रेट खोलते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो है मार्केट बड़ी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, ये सोचने की बात है। अगर इस साल की बात नहीं है, हमेशा जब होता है तो पूरे जो है देश के अंदर मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। ये कहीं ना कहीं नेक्सस है। अदानी पूरी हमारी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए हमें जो है किसानों के हक की जो बात होगी वो रखनी पड़ेगी और बड़े सजग तरीके से रखेंगे। और चाहे किसी भी हद तक उसमें जाना पड़े, किसान और बागवानों को कभी भी शोषित नहीं होने देंगे। जी, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या एजेंडा खास रहेगा? निश्चित तौर पर ये मेरा बहुल क्षेत्र है। इसके लिए हमारा सबसे पहले तो हमको अपनी बागवानी कृषि इसको बचाना है, और उसके साथ साथ जो मेरा नौजवान भाई है जिसे रोजगार नहीं मिला है, वो रोजगार भी जो है इसी क्षेत्र में तलाशता है। आज हमारे बहुत सारी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन बनी है, चाहे युवा है, चाहे आपका PG है, चाहे हैग है, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे नौजवान लड़कों ने बनाई है। कोई एडवर्ड से पढ़ के आ रहा है, कोई कोटेलियन है, कोई सनारियन है। उनको भी भविष्य जो है अपना यही खेती में और बागवानी में दिख रहा है, और वो उनके अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं हमारी जो खेती है नई दिशा की तरफ भी जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम तो हम जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए इस खेती को जो है वैज्ञानिक खेती बनाना चाहेंगे। और जो हमारी जो खेती है, जिस हिसाब से हमारा जो टोटल जो यील्ड है वो अभी हमारा अगर कंपैरिजन दूसरे देशों के साथ किया जाए, हम तो 6 से 7 टन पर हेक्टेयर निकाल रहे हैं। बाकी जो बहुत विकसित देश है वहां पर 40 से लेकर 60-70 तक जो है पर हेक्टेयर जो है आपका जो है यील्ड निकल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और सेब पर जो हमला होगा उस हमले को हमेशा रोकने का प्रयास करेंगे, और छोटे से छोटे किसान को लामबंद करते हुए हाई डेंसिटी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो वर्षा जल संग्रहण, और सेकेंडली जो हमारी छोटी छोटी नदियां हैं इन पे रेजरवेयर लगे, और उन रेजरवेयर से जो है और जो पीक जो समर हमारा आता है वहां से जो है लिफ्ट करके लोगों को पानी जाए। क्योंकि जब हमारे पास इरिगेशन होगी हमारा सेब तभी बचेगा, तभी उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है हाई डेंसिटी की तरफ चल जाएंगे। ये हमारा विजन है। उसके साथ साथ जहां टूरिज्म का सवाल है, कहीं कुछ कोई हमारे जो ऐसे पॉइंट्स है जहां हम उन इलाकों को जो है टूरिज्म की दृष्टि से भी डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे हट्स वहां लोग बनाएं, ये भी एक रोजगार का साधन हो सकता है। इन तमाम बातों को लेकर खासतौर पर सेब और टूरिज्म और ये वर्षा जल संग्रहण, इन 3-4 चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी को बचाएगा। बाकी जहां तक विकास का सवाल है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वो एक अविरल धारा है। विकास हमेशा बेहतर रहेगा, और विकास जो है आपका जो है जनरली टैक्स पेयर के पैसे से होता है, और वो सरकारें कर रही है, सरकारी A हो चाहे B हो, सबने काम किया है। लेकिन जिस हिसाब से हमारा ये 1134 करोड़ रुपए का जो वर्ल्ड बैंक का हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, किसी भी सरकार ने लाया, पहली सरकार ने लाया, दूसरी ने इंप्लीमेंट किया, उसके लिए हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल में ये प्रोजेक्ट अभी दिख नहीं रहा है। किसान को डायरेक्ट जो है सब्सिडीज देने की बात है। जहां तक सवाल जिस हिसाब से अभी सेब जो है पूरी तरह से बिटा है, मेरा ऐसा मानना है कि CA स्टोर के लिए जो सब्सिडीज हमारी गवर्नमेंट है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को देती है, वो सब्सिडीज छोटे छोटे किसानों तक जाए, और उन्हें जो उसमें 80 से 90% अनुदान दिया जाए, ताकि किसान मेरा चाहे 500 पेटी वाला है, चाहे वो 2000 पेटी वाला है, चाहे उससे ऊपर का है, वो उसको उसकी प्रोक्योरमेंट अपने पास करे, ताकि जो है जो मार्केट ड्रिवन जो इकोनॉमी है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसको कंट्रोल करे, और निश्चित तौर पर अपने सेब को बड़े आराम से बेचे। ऐसा मेरा मानना है। जी, बागवानी की बात हो रही, तो बागवानी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से इस बारी बागवानों के साथ लूट सूट हुई है, जिस तरह से बागवानों की लूट सूट खुद करवाई गई या बागवानों द्वारा या आढ़तियों द्वारा की गई या लोड द्वारा, क्योंकि 6+1 का प्रचलन, 6+2 का, 6+3 का प्रचलन चला है, तो कितना सही मानते हैं आप इसको, कितना गलत है? आने वाले समय में आप इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये बागवानों की मजबूरी थी, उन्हें 6+1, 6+2 देना पड़ा। कारण ये है कि मार्केट बड़ी धड़ाम से नीचे गिर गई थी, और जो उनका सेब जो है बिक नहीं रहा था, खासतौर पर जो उनका नंबर 2 का सेब उसका कोई भाव नहीं था।
तो इसीलिए वजन को देते हुए बागवानों को लगा कि इसमें ज्यादा वजन देंगे तो ये बिकेगा, लेकिन ये ट्रेंड गलत है। इसीलिए मैंने तो इससे पूर्व में भी कहा कि हमें जो है कोल्ड चेन को जो है गांव-गांव तक ले जाना पड़ेगा, गांव-गांव के साथ साथ जो है एक एक किसान तक हमें ले जाना पड़ेगा। जैसे पूर्व में जब हम एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर रहते थे, अभी हॉर्टिकल्चर में आगे तो हमें 50 से 70 साल हुआ है, जिस तरह से हमारे पूर्वजों का, बुजुर्गों का, जहां उसकी दो चीज होती थी, चाहे धान है, चाहे माश है, चाहे गेहूं है। हमारे यहाँ खुलवाड़ा हुआ करता था, एक खड़ौड़ी हुआ करती थी, एक छोटा सा शेड हुआ करता था। जब बारिश आई तो अंदर कर दिया, बारिश से बचने के बाद फिर बाहर चला जाता था, वो अपना सारा जो अनाज वहां प्रोक्योर करके रखता था। उसी अवध में अगर हमको सीए स्टोर हर किसान को मिल जाए, सरकार इस पर ध्यान दे और छोटे छोटे सीए स्टोर मैंडेटरी करे और उस पर हमको सब्सिडीज दे, तो दिखती बात है कि हम अपने सेब को सीए पे रखेंगे। क्योंकि जब हम डिमांड एंड सप्लाई की चेन को तोड़ेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन अदरवाइज क्या है कि कहीं ना कहीं बागवान जो है इन नीतियों के कारण शोषित हुआ है, क्योंकि बागवानों के पक्ष में कोई नीति नहीं है। अब हाई पावर कमेटी बनी, खासतौर पे जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन होने के बाद जो भी आपके संयुक्त किसान मंच के जो लोग थे, उनके पदाधिकारियों के साथ एक हाई पावर कमेटी बनी, जिसमें आपके सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी थे, वाइस चांसलर थे और कुछ जो है बागवानों के प्रतिनिधि थे। लेकिन उस हाई पावर कमेटी के जो रेट जब उसने तय करने थे, उससे पहले जो है प्राइवेट प्लेयरों ने रेट तय कर दिए और जो है उन्होंने अपनी प्रोक्योरमेंट कम से कम 70-80% कर दी थी। तो मेरा मानना ऐसा है कि आज हमारी सरकारें इतनी बौनी हो गई है कि जो ये प्राइवेट प्लेयर्स है, इनके आगे आप पूरी तरह झुक गए हैं। आप हाई पावर कमेटी बना रहे हो, उस तरफ रेट कोई फाइनल नहीं हुआ, उतने को जो आपकी प्रोक्योरमेंट पूरी हो जाती है। इससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार और सरकार का जो तंत्र है, पूर्ण रूप से इन पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है और किसानों को जो है शोषित किया जा रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है। जी शांता जी, कब से आप चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं और कब से आपकी जनसभा शुरू हो जाएगी, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से बागवान और लोग यहाँ पर कई समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से कैसे निदान पाएंगे लोग, और उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है रामदा जी, चुनाव प्रचार लगभग हमने शुरू कर दिया हुआ है और हमारी छोटी छोटी जनसभाएं रहेंगी। बड़ी जनसभाओं के पक्ष में हम है नहीं है, वो हवा बनाने वाली बातें होती है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जहां भी हमें जनता मिलेगी वहां हम उनके पास अपनी बातें रखेंगे और उसको जो एक नुक्कड़ सभा कह सकते हैं आप, मतलब मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करके हम अपनी बात को रखेंगे। जिस तरह से बागवानी का जो आपने कहा कि इसके लिए क्या आप करेंगे, तो मैंने इससे पूर्व में भी काफी डिटेल में आपको कहा है कि हमारा यही विजन रहेगा बागवानी को लेकर। और हम लोगों के बीच में प्रचार में निकले हुए हैं, अब भी निकलेंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव प्रचार ऊपर बढ़ता जाएगा, उसमें हम लगातार जो है जनता के बीच में अपने चुनाव प्रचार को ले जाएंगे। जी शांता जी, चर्चा ये भी चल रही है शांता जी शायद बैठ जाएंगे, शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गांधा जी, ये इससे बड़ा मजाक मुझे लगता है कि आप कहीं, मैं समझ नहीं सकता कि मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिला है, पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिया है, मेरा सौभाग्य है। अब ये कोई पंचायत के चुनाव तो है नहीं है कि इस बरादरी से लड़ा, उस बरादरी से लड़ा, ये बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चुनाव में बैठ दिया जाएगा, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव और टिकट पे लड़ा जा रहा है, इसमें बैठने का कोई मतलब नहीं है। हम लगातार जनता के संघर्षों को आगे ले जाते रहेंगे। आने वाले समय में मुझे जो लग रहा है कि जो हमारा युवा है या हमारा जो किसान है, उस पर बहुत बड़ा गहरा संकट आना है। पूरे विश्व के अंदर एग्रीरियन इकोनॉमी जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है, पूरा विश्व जो है कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथों में जा रहा है। मेरा वैसा मानना है कि हमें तो आरती और एपीएमसी को बचाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। अगर यही कॉर्पोरेट हाउसेस यहाँ पूरी तरह से जो है छा गए, तो हमारा जो आरती है, छोटा आरती है, जहां अभी छोटा किसान जा सकता है, अदरवाइज तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी। हम तो ये बोलते हैं जो भी हमला किसान पे हो रहा है, आरती पे हो रहा है, कर्मचारी पे हो रहा है, किसी भी वर्ग पे हो रहा है, उस हमले को रोकने के लिए हम सड़कों में से लेकर संसद तक अपने आंदोलनों के जरिए जो है एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, जुब्बल कोटखाई में अभी तक जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आप उसे किसको क्रेडिट देते हैं उस चीज का विकास के? देखिए, निश्चित तौर पे जो विकास है, विकास एक जो है सतत प्रक्रिया है, एक अविरल धारा की तरह बहती रहती है और जो सरकारें विकास करती है, जिसके समय में जो विकास हुआ होगा, निश्चित तौर पे उस जमाने के प्रतिनिधि को वो उसका जो है श्रेय जाएगा। क्योंकि विकास को करने के लिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की क्या जो जूझना होता है, उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और बाकी जो है विकास एक अविरल धारा, एक सतत प्रक्रिया ये होती रहेगी। विकास जो है आप और हम जैसे टैक्स पेयर के लोगों के पैसे से होता है, स्कीमें बनती है और जो है नीतियां बनती है। नीतियां जो विधानसभा या लोकसभा में कहीं भी जहां भी नीतियां बनेगी, जो सही नीति जो है जनता के पक्ष की बनेगी, उसका जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। जो नीतियां जनता के पक्ष की नहीं होगी, उसका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, जो नीतियां जैसे खासतौर पे चाहे वो सरकार ए थी, बी थी, जिस तरह से प्राड़ा में मंडी और सेकेंडली जो है वहां पे
अभी जो है सीए स्टोर एंड सेकेंडली जो आपका क्रशिंग यूनिट लगा है, जिस भी सरकार ने उसके लिए पैसे लाए हैं, पूर्व में कोई इसमें बहुत ज्यादा जो है विरोधाभास लगा रहता है, कोई बोलता मैंने लाया, कोई बोलता मैंने किया। जिसने भी किया, क्योंकि आप सत्ता के शीर्ष पर आप थे, जनता ने आपको वहां भेजा है, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि जब आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर वहां काम करना पड़ेगा। मैं स्वागत योग्य कदम है दोनों सरकारों का, जिन्होंने इस तरह का जो है हमारे घर द्वार जो है लाने का प्रयास किया। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के क्रशिंग यूनिट, छोटे छोटे यूनिट जो है गांव में, पंचायतों में भी लगे। और मेरा ऐसा मानना भी है कि हमारा जो कर्ल फ्रूट और बी ग्रेड सेब है, इसको जो है एप्पल साइडर तैयार करके जो हमारी लिकर शॉप है, इस पे 20% जो है कम से कम जो है एप्पल साइडर को रखा जाए, ताकि हमारा जो सेमी प्रोडक्ट है, ये जो सेब से निकली हुई चीज है, वहां जाके बिकेगी और जो है हमारे किसानों को सीधा सीधा उसका फायदा होगा। जी शांता जी, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया है और माकपा से आप चुनाव मैदान में आ गए हैं, अभी तक जो भाजपा है, जो बीजेपी है, वो अपना कैंडिडेट नहीं दे पाए, तो क्या लगता है कौन इस बारी चेहरा रहेगा बीजेपी का यहाँ से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इस विषय पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हर पार्टी के अपने आंतरिक मामले होते हैं, किसे कैंडिडेट देते हैं ये पार्टी नेतृत्व ने डिसाइड करना है, उसे मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते। कांता जी, जुब्बल कोटखाई में आपकी किससे टक्कर रहने वाली और पहले स्थान पे कौन रहेगा, दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कांता जी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव एक प्रक्रिया है, इसे पूर्ण करना पड़ता है और मतदाता का रुख किधर जाता है, कहाँ जाता है, इसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम लगातार जो है जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कौन पहले नंबर पर रहता है, कौन दूसरे नंबर पर रहता है, ये आकलन आप पत्रकार महोदयों का होता है, हमें इस विषय कोई ज्यादा बोलना नहीं है। जी देखिए, ये थे हमारे साथ विशाल शांता जी, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी के तौर पर माकपा के से मैदान में उतरे हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में चुनाव जैसे बिल्कुल बच चुका है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से अभी तक 2 प्रत्याशी जिनका टिकट फाइनल हो चुका है वो मैदान में है। पहले रोहित ठाकुर है, विशाल शांता जी है, अभी पिछली बारी जो निर्दलीय के तौर पर सुमन कदम जी थे और साथ ही साथ चेतन राक्टा जी भी मैदान में थे। अब इस बारी क्या आप पार्टी से भी चुनावी मैदान में कोई नेता उतरेगा, ये देखना बाकी है। अभी तक 2 नेता मैदान में उतर चुके हैं, बाकी बीजेपी और कौन कौन से निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ते हैं ये देखना बाकी है। आप इस टीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चुनावी बिगल बच चुका है, आपके बीच में हम आते रहेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। आपके कौन कौन से मुद्दे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के क्या समस्या है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर दीजिए। आपकी कोई समस्या है, कोई आपका लाइव है, कुछ भी आपकी कोई समस्या है तो हम आपके बीच पहुंचेंगे। आप कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए 7807283100। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पंकज गांगटा, लाइफ टाइम टीवी के लिए कोटखाई से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।